बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आपको लुकमान इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उनकी रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनके बारे में हमारी वीडियोस की सीरीज़ चल रही है। तो इससे पहले हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करते हैं BRS टेस्ट के बारे में। सो बेसिकली जो BRS टेस्ट है, इसका मतलब होता है बेसिक रिलीजियस सेंस। सो इस टेस्ट के अंदर आप लोगों की मजहबी हम आहंगी चेक की जाएगी और चेक किया जाएगा कि आप मज़हब के बारे में या अपने फ़िरके के बारे में या मजहबी तौर पर आप कितने रिजिड हैं या कितने फ्लेक्सिबल हैं। सो इस टेस्ट का जो बेसिकली मकसद है वो आप लोगों की साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और आप लोगों की पर्सनैलिटी की जांच होती है। तो ये बहुत ही अहम टेस्ट होता है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा टेस्ट हुआ लेकिन हमारी फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो उनका बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो BRS टेस्ट के बारे में होता है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अप्लाई किया उनके लिए बिल्कुल एक नया टेस्ट होगा और ज़्यादातर जो कैटेगरी होती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ही BRS टेस्ट की ली जा रही होती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पर इस टेस्ट को हल करने की टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको हल करना है और किस तरह से आप अपने अच्छे नंबरों के साथ इस टेस्ट को पास करके क्वालिफाई कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि BRS टेस्ट यानी बेसिक रिलीजियस सेंस, इसका जो बेसिकली पर्पज़ है या इसके अंदर जो टेस्ट बेसिकली लिए जा रहे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी आपकी शख्सियत को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, और दूसरा जो होता है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। यानी इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनका मकसद आपकी पर्सनैलिटी की चेक करना और आपकी साइकोलॉजिकल जो आपकी ग्रोथ है उसको चेक करना होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने इस पर परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से इस टेस्ट को पास कर सकें तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि बेसिकली जो हमारा जो BRS टेस्ट होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं। विच थिंग्स आर ऑब्ज़र्व्ड इन BRS टेस्ट। यानी आपने टेस्ट देना है, आपको टेस्ट देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस BRS टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या क्या चेक किया जा रहा है और मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि जिनको इस्तेमाल करते हुए, जिनको चेक करते हुए मैं अपना इस BRS टेस्ट पास कर सकता हूँ। सो जेंटलमैन, वीडियो स्टार्ट यानी अपने जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बता दूं कि बेसिकली जो आपका BRS टेस्ट होगा, इस BRS टेस्ट के अंदर आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ चेक की जाएंगी। तो इसमें 3 तरह की एबिलिटीज़ जो है ना वो आपकी चेक की जाएंगी। तो नंबर 1 जो है वो आपका रिलीजियस अप्रोच होगी कि आपकी मजहबी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, यानी आप कितने रिलीजियस हैं, आप शिद्दत पसंद तो नहीं है, आप दूसरे फ़िरके के लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। ओके, उसके बाद है जी आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट होगी। क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी की जजमेंट की जा रही होगी। ठीक है जी। तो पहला टेस्ट हो गया रिलीजियस अप्रोच, दूसरा मकसद होता है इसका पर्सनैलिटी जजमेंट, और तीसरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, कुछ पैटर्न आपके सामने ऐसे आएंगे जिससे बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपकी सोच कैसी है, आप पॉजिटिव थिंकर हैं या नहीं है। ठीक है। तो वीडियो कुछ क्वेश्चन जो हमारे आएंगे इंशाल्लाह उसके अंदर हम टेक्निक्स भी आपको बताएंगे कि आपने क्या कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इस टेस्ट को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह आप 50+ इसके अंदर MCQs हमने दिए। तो इंशाल्लाह इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप बग़ैर किसी अकेडमी या बग़ैर किसी किताब के इंशाल्लाह आप टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है जी। तो जेंटलमैन, इस टेस्ट सैम्पल को स्टार्ट करने से पहले ये ज़हन में रखें कि सबसे जो ज़्यादा चीज़ इसमें देखी जाएगी वो 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा आपका फ़िरका। ठीक है। तो ज़हन में रखें, फ़िरका कोई नहीं है, बहसीयत मुसलमान वो यार मुस्लिम।
ठीक है, हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हम मुसलमान हैं और हमने मुसलमान होने को ही अपने आप को जहन में रखना है। ओके जी, हम सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपका फ़िरका आपको दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? नहीं करूँगा, करूँगा, अपने फ़िरके से पूछूँगा, मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। सो जेंटलमैन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, BRS टेस्ट का बेसिकली मकसद ही ये है कि आपकी रिलीजियस सेंस को चेक करना है कि आप इस्लामी तालीमात को किस तरीके से ले रहे हैं। क्या आप इस्लाम को बहसीयत फ़िरका ले रहे हैं या इस्लाम को एक मज़हब के तौर पर ले रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आपका आंसर होगा वो डी होगा, मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। ठीक है ना, तो ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना, करना तो होता ही है, करूँगा ये भी गलत है, अपने फ़िरके से पूछूंगा ये भी गलत है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो यही होगा। सो आपको जब ये क्वेश्चन दिए जा रहे होते हैं तो आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है, आपने उस थोड़े टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको तसल्ली से हर चीज़ को क्लियर करूँगा कि आपने अपने इस टेस्ट को किस तरीके से क्वालिफाई करना है। ओके जी, उसके बाद ये है कि अगर आपके फ़िरके की लड़की किसी गैर मज़हब को इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? कत्ल कर दूंगा उसको, बताऊंगा कि नया फ़िरका बुरा है, मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। सो जेंटलमैन देखें, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ रही स्टार्ट के अंदर ही किस तरह से आ रहे हैं, आपके फ़िरके के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये होगा कि मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। अब देखें, जिस बच्चे ने जो इसमें टिक किया वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी रिलीजियस सेंस और उसकी जो आ रही है पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको समझ आ रही है। अगर ये कहता है जी मैं कत्ल कर दूंगा, तो इसका मतलब ये कि वो बहुत शिद्दत पसंदाना जहन रखता है। ठीक है, अगर कहता है मैं इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, तो ये बिल्कुल मॉडरेट है। तो आप अभी टीनेजर हैं, बहुत छोटी उम्र है, आप जिन लोगों ने एयरफोर्स के अंदर अप्लाई करना है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट वीडियो है कि आपने किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो ये है कि अगर आपका भाई गैर मुस्लिम हो जाए, देखिए आपका ब्लड रिलेशन है, आपका भाई है, आपका ब्रदर है, वो अगर गैर मुस्लिम हो जाता है तो आप क्या करेंगे? उससे कभी बात नहीं करूँगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपने बात तो करनी है उससे। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे या उसको कत्ल कर देंगे तो इट मीन्स कि आप बहुत शिद्दत पसंदाना जहन रखने वाले हैं और आपकी ऐसे लोगों की फोर्सेस के अंदर कोई भी जगह नहीं होती। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर ये है कि उससे अलहदगी इख्तियार करूँगा। ठीक है जी, इसका जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो यही है, कुछ नहीं करूँगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। देखिए, आपका भाई है, मुस्लिम था, गैर मुस्लिम हो गया, तो इट मीन्स कि आपको गुस्सा तो उसके ऊपर आता है ना। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि वक्ती तौर पे उससे अलहदगी इख्तियार करें, तो होपफुली उसको थोड़ी देर बाद खुद ही समझ आ जाएगी, तो आप उसके साथ दोबारा भी अपने मामलात को चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ज़हन में रखें कि जब आपने फोर्सेस में जाना है तो फोर्सेस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं। ठीक है ना, सारे मुस्लिम ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही हों। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 5 to 7% जो है ना वो माइनॉरिटीज़ हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो उन लोगों के साथ भी तो आपको काम करना है ना। अच्छा, उसके बाद देखें जी, अगर कोई आपका फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरके को अपनाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना। अब देखें, क्वेश्चन सारे के सारे जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको समझ आ रही है कि वो फ़िरके के ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है ना, आपने अपना जहन बच्चों बड़ा क्लियर कर लेना है इस मामले के अंदर कि आपने फ़िरके के ऊपर बात नहीं करनी, फ़िरके के ऊपर आपने अपना रवैया आपने सख्त नहीं रखना। ठीक है जी, फ़िरका वारियत से बाहर निकल के आपने सोचना है। तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि दीन में कोई जबर नहीं है। ठीक है, दीन में कोई जबर नहीं है। जो फ़िरका है ये भी इस्लाम की एक शाख ही है, लेकिन मकसद ये है कि जो भी फ़िरका चेंज करके दूसरी जगह जाना चाहे तो उसके ऊपर आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है ना, या आप ये नहीं हो सकता कि उसी के फ़िरके में चले जाएं। तो सबसे बेहतरीन आंसर यही है। अच्छा, अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं दरमियान में जो आपके पास, चूँकि टाइम थोड़ा होता है, 100 MCQs होते हैं, 30 मिनट, जस्ट 30-40 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन आपने करने होते हैं लाजमी, तो आपके पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपका जहन जो है ना उसको चेंज करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये इंटेलिजेंस टाइप ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कैसे दिया गया तो आप इस पर परेशान नहीं होना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखें, सीरीज़ मुकम्मल करें, 2, 5, 8 है, फिर 11 है, तो 3-3 का गैप सबके अंदर आ रहा है। 11 में 3 जमा करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपने परेशान नहीं होना कि भाई ये क्या आ गया है। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन है जो दरमियान में दिया गया, वो ये है कि अगर एक बिस्किट के 3 पैकेट्स जो है ना उनकी कीमत है
अगर एक बिस्किट के 3 पैकेट्स की कीमत है 21 रुपये, तो 5 की कितनी होगी? 3 की अगर 21 है तो इसका मतलब एक की कीमत हो जाएगी 7, तो 5 पैकेट्स की कितनी कीमत हो जाएगी? 35 ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जैसे आपने इंटेलिजेंस के अंदर किए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा मेंटली चेक करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आप बेरोज़गार नौजवान मुख्तलिफ़ तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब इस तंजीम का मतलब 2 चीज़ें हैं, ज़हन में रखें। नंबर 1 जिहादी तंजीमें, नंबर 2 सियासी तंजीम। तो इसमें आपका किसी के साथ भी कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने नामुत्तफ़िक होना है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि इस तरह के क्वेश्चन बेशुमार आएंगे इसके अंदर, मुत्तफ़िक होने वाले और नामुत्तफ़िक होने वाले, बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपने सवाल को गौर से देख लेना है क्या है भाई, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल यानी सेम ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जो इसके अंदर मैंने दिए हैं। तो देख लें क्या क्वेश्चन है, क्या बेरोज़गार नौजवान मुख्तलिफ़ तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? तो ये नामुत्तफ़िक है। अगर आप कहते हैं जी कि मुत्तफ़िक हूँ, बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका भी माइंडसेट वही है जो पूछा जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वो क्या है कि अगर आपका मुलाजम या मतहत काम में दिलचस्पी ना ले तो आप क्या करेंगे? ठीक है जी, आप एक ऑफिसर हैं, आपने ज़ाहिर बात ऑफिसर भी बनना है, आपके सबऑर्डिनेट भी होंगे, मुलाजम भी होंगे, तो आप क्या करेंगे? उसकी इस्लाह करेंगे। सबसे जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? डी, यानी उसकी इस्लाह करेंगे। ओके, तो उसको निकालना नहीं है, ये भी नहीं कि उसको कुछ भी नहीं कहना, ये नहीं कि उसकी शिकायत कर देनी है, आपने उसको इस्लाह करनी है। क्योंकि सारे काम करने से पहले क्या है, आपने उसकी इस्लाह करनी है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, उसको समझाना है कि भाई नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। सो जेंटलमैन, इस तरह के क्वेश्चन की आपको समझ आ रही होगी। आई होप कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो गई होगी क्वेश्चंस के बारे में, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि आपसे ये पूछना क्या चाह रहे हैं, आपसे डिमांड उनकी क्या है, बेसिकली आप में चेक करना वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जी फ़िरके का सवाल आ गया जी कि अगर कोई आपके सामने आपके फ़िरके की बुराई करे तो आप क्या करेंगे? ठीक है जी। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो फ़िरका है बेसिकली आपने उससे बाहर निकलना है, आपका कोई फ़िरका नहीं है, आप मुसलमान हैं। ओके, ठीक है जी। अब इसका क्या आ गया, सबसे बेस्ट आंसर ये हैगा कि मैं उस बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा। ठीक है जी, ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका। ये नहीं उसको कहना कि मैं झगड़ा करूंगा, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद है जी दलाइल दूंगा। तो याद रखें कि कभी भी ना तो सियासी मामलात में आप दलाइल दे सकते हैं, ना मजहबी मामलात में, ये ज़हन में रखें। ठीक है ना, इस्लाह करने की कोशिश इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ नहीं करूँगा, अगर कुछ नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। तो उसमें कोशिश आपने अपना रोल प्ले करना है, वो ये है कि बात का रुख आपने दूसरी तरफ मोड़ देना है। इस क्वेश्चन को भी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जिस फोर्स के अंदर आपने भर्ती होना है उस फोर्स के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है ना, तो ये सिलेक्शन बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से ली जा रही होती है कि आपका ज़हन फ़िरका वाराना तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी कि लड़की की शादी में अगर वालिदैन की रज़ामंदी शामिल ना हो तो वो शादी हो जाती है। देखें, कानूनी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि अगर लड़की के वालिदैन रज़ामंद नहीं हैं, अगर लड़की रज़ामंद है लेकिन उसके वालिदैन रज़ामंद नहीं हैं, तो इट मीन्स उसकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो इसमें मुत्तफ़िक होना है। ठीक है जी, ना मुत्तफ़िक नहीं हो सकते आप इसमें, बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं, बल्कि इसमें मुत्तफ़िक होना है। बिल्कुल मुत्तफ़िक का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर, वो ये है कि उसमें कुछ कंडीशंस में नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए कि मुल्क को मजबूत बनाने और मुस्तहकम करने में किसका किरदार है? पीएफ का किरदार है, सबकी मुसलसल कोशिशें, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, या पॉलिटिशियंस है? तो मुल्क को मजबूत बनाने में और स्टेबल करने के लिए सबसे जो बड़ा रोल है वो सब की मुसलसल कोशिशों का रोल है। ठीक है, ये बी आपका दुरुस्त होगा। सिर्फ किसी एक इदारे का नहीं है, बल्कि सब ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेबल करने के लिए सब ने बराबर का रोल प्ले किया है। तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आपका होगा सबकी मुसलसल कोशिशें। ठीक है, आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि बड़े इत्मीनान से, गौर से देख के, तसल्ली से आपने उस क्वेश्चन के आंसर को टिक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, ये मेरा सबसे आपको अच्छा मशवरा होगा, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके जी, अगर 2 फ़िरक़ों में शादी हो जाए तो निकाह होगा। देखें, फिर क्वेश्चन आ रहा है फ़िरके के ऊपर ही, बात फिर फ़िरके के ऊपर आ रही है। तो फ़िरके के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि फ़िरके का तल्लक, आपने फ़िरके को जहन से निकाल देना है।
अब देखें दो फ़िरक़ों में शादी हो गई तो बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों का इस्लाम के साथ तल्लुक़ है। तो जो इसका डी होगा वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर। ठीक है जी। नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, इमाम से पूछूंगा। क्यों पूछेंगे भी, आपकी अकल नहीं काम कर रही, आपको नहीं समझ आ रही। तो इसलिए ये वाली जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो आपकी सारी की सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ या आपकी जो रिलीजियस सेंस है उसको चेक करने के लिए लिए जा रहे होते हैं, ताकि आपकी समझ आए कि आपकी बेसिक रिलीजियस सेंस क्या है। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि जब भी आपकी सिलेक्शन होनी है तो ये सारे क्वेश्चन आपके वही हैं जो पेपर के अंदर आते हैं, रिपीट होते हैं हर दफ़ा। ठीक है, आप इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें, अपना जहन क्लियर कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या जी, कि इस्लाम किसी को इख्तलाफ राय का हक़ नहीं देता। इस्लाम हर किसी को इख्तलाफ राय का हक़ देता है। इख्तलाफ राय का मतलब ये है कि एक चीज़ के बारे में आपकी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं जी नमाज है, तो नमाज के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। ठीक है जी, आप टाइम पे पढ़ें या बग़ैर टाइम के, तो इसमें इख्तलाफ राय मौजूद है। किस तरह से पढ़नी है, हाथ किधर बांधने किधर नहीं बांधने, तो इस तरह का इख्तलाफ राय मौजूद है। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इस्लाम ने हक़ दिया है। ठीक है ना, आप एक चीज़ को आपने एक चीज़ पे तहकीक की है तो आपको बिल्कुल हक़ है कि आप उसके ऊपर इख्तलाफ राय हक़ रख सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन को, देखें क्वेश्चन की नेचर क्या है। क्या इस्लाम किसी को इख्तलाफ राय का हक़ नहीं देता? तो ये क्या आपने करना, नामुत्तफ़िक। ठीक है, इस्लाम हक़ देता है, इसमें नामुत्तफ़िक हूँ, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है मैं इससे नामुत्तफ़िक हूँ। ठीक है जी। फिर उसके अंदर देखें क्वेश्चन क्या आया है जी, आपकी जो थोड़ी सी टेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए, कि इसके अंदर मुख्तलिफ क्या है, तोता, कौवा, चील, बतख, चिड़िया। अब देखें तोता, कौवा, चील और चिड़िया ये सारी चीज़ें हैं जो उड़ती हैं। तो इनके अंदर जो बतख होगी वो उड़ती नहीं उस लेवल पे, पर तो सबके ही होते हैं लेकिन उड़ती नहीं है ये। तो इसके अंदर जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो आपका डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बेसिकली आपकी वही मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आपकी जो टेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए जा रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन आपके किस तरह के होते हैं। तो इंशाल्लाह हमने आपको कहा था कि हमने 50+ क्वेश्चन जो है ना वो हमने करने हैं, ताकि आपको समझ आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन और भी आ जाएँ, आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कि कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए? तो बिल्कुल भाई, ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो आपकी रहनुमाई करती है मुआशी मामलात में, मुआशरती मामलात में, ज़िंदगी के हर पहलू की जो निशानदेही करती है, और फिर उसके बाद ये बाबरकत होता है। तो आप इसको आप मुत्तफ़िक कह लें या बिल्कुल मुत्तफ़िक कह लें, आप जिस भी कैटेगरी में करेंगे ये दोनों ठीक है। यानी आप इसको ए कर लें या डी कर लें, दोनों जो आपको मुनासिब लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है जी ये वाला जो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आएंगे जो आपको चेक किया जाएगा कि आप मुसलमान हैं तो आपकी मुसलमानियत के हवाले से इस्लामिक नॉलेज आपके पास कितना है। ठीक है नहीं, एज आ मुस्लिम आपके पास इस्लाम का नॉलेज कितना है। कुरान करीम को आप पढ़ते हैं, जैसे आपने पहले कहा कि जी मैं तिलावत करता हूँ, तो तिलावत से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, कि जो 5वां सजदा है वो कौन सी सूरत के अंदर है। ठीक है जी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हुदहुद का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत के अंदर है। ठीक है जी, सूरह नमल के अंदर है ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे होते हैं। और फिर कुछ दिन में ये भी रखिएगा कि जब आपका टेस्ट हो रहा होता है तो तरतीब वाइज क्वेश्चन इस तरह के आ रहे होते हैं जो ऊपर आपने लिखा है। जैसे आपने कहा जी तिलावत करनी चाहिए, अगर आप तिलावत करने की बात करें तो फिर आपको तिलावत कुरान मजीद की सूरतों का, कुरान मजीद के बाकी मामलात का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन क्या है जी, कि क्या आप दूसरे फ़िरके की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे? हाँ जी, आप देखें यहाँ पे भी देखें फोर्सेस के अंदर, आप इसको फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब फोर्सेस के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम भी। मुसलमान हैं तो उनका अपना अपना अलग फ़िरका होगा। ठीक है जी। तो आप किसी भी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे टाइम है, फोर्सेस के अलावा भी आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हैं, तो तब भी आप जहाँ पे भी आपको जगह मिले, जहाँ भी वक्त मिले आपको, आप किसी जगह मेहमान गए हैं, सफ़र पे हैं, तो जहाँ भी जगह मिले आप किसी भी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में मुत्तफ़िक आपने होना, कहीं पे भी आपको मौका मिले आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या कुछ मदारस फ़साद फैलाने की असल वजह है? अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एक टाइम होता था जब फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान के अंदर, और उसमें नो डाउट तब इस जो ना वो रोल थोड़ा बहुत होता था मदारस का, लेकिन अभी मदारस का इसमें रोल नहीं है। ठीक है ना, ये जहन में रखिएगा। तो आपने क्या कहना जी, क्या कुछ मदारस फ़साद फैलाने की असल वजह हैं?
तो आपने इस पे कहना है जी कि नामुत्तफ़िक, मैं इस पे नामुत्तफ़िक हूँ, इसमें मदारस नहीं है, इसमें सारा एक ओवरऑल एक रोल है, मतलब पूरी एक सोसाइटी का। तो बेसिकली सोसाइटी को ग्रो अप करने की ज़रूरत है और सोसाइटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये हर किसी का रोल है, सिर्फ इसके अंदर मसाजिद का या मदारस का रोल नहीं है। अगर आप सुन्नी या बरेलवी हैं तो आप शिया इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जो अहले तशीह हैं वो भी मुसलमान है, ये पहले इस चीज़ को आप समझ लें, वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है। जब वो हज के लिए जाते हैं तो जो सुन्नी इमाम होता है ये उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। उनको जब इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं है तो फिर हमें भी इतराज़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें। तो बहसीयत मुसलमान उनके पीछे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह इस चीज़ को ये देखें कि अगर आप इसको फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है कि अगर वहाँ पे भी कोई इमाम है, ऐसा आप में से कोई एक टीममेट है, आपका एक मेंबर है, वो अहले तशीह है, वो इमामत करवा रहा है, तो आपने उसके पीछे नमाज़ पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि ये इस तरह का कोई इशू नहीं है, कोई ऐसे हमारे मामलात नहीं हैं। ये बिल्कुल भी इस चीज़ को जहन से निकाल दें, फ़िरका वारियत को बिल्कुल जहन से निकालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सिलेक्शन हो और मैं जॉब अच्छे तरीके से करूं, सिलेक्शन के बाद भी मेरी अच्छी जॉब हो, तो फ़िरका वारियत को आपने हर लिहाज से जहन से निकाल देना है। तो इस पर क्या होगा जी कि आपने क्या करना है, पीछे नमाज अदा करेंगे तो आपने कहना है जिस पे मुत्तफ़िक यानी डी आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। आपने उसके पीछे नमाज़ पढ़नी है, ये बड़ा क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने नमाज़ पढ़नी है, ठीक हो गया जी। ओके जी, उसके बाद है जी इस्लामी तालीमात के हवाले से आपका क्वेश्चन है जी कि किस गज़वा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई थी। ये गज़वा खंदक है, इस मौका के ऊपर आपकी 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई थी। तो मैंने आपको पहले कहा कि आप मुसलमान हैं तो आपकी इस्लामिक नॉलेज को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे होते हैं ताकि पता चल सके कि आपको बेसिक हाउ नाउ कितनी है इस्लाम की। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन है जी कि कुरान मजीद की किस सूरह मुबारक के दरमियान में बिस्मिल्लाह आती है, ठीक है जी। तो ये सूरह नमल होती है। तो सूरह नमल में वाक़या है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका की तरफ अपना ख़त भेजते हैं तो उस वक़्त अपना ज़िक्र करते हैं उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये जो ख़त है ये मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, और ये सुलेमान की तरफ से ख़त है, ठीक है जी। तो वहाँ पे इसका ज़िक्र होता है। तो यानी ये इस्लामिक नॉलेज आपका चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी थोड़ी सी रूटीन से हट के दिए जाते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्या लड़कियों को लड़कों की निस्बत कम तालीम देनी चाहिए? नामुत्तफ़िक, तालीम बराबर की देनी चाहिए। ये याद रखें कि जो लड़की की तालीम है मौजूदा दौर के अंदर वो लड़के से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न क्या है, आम तौर पर कहा जाता है कि एक लड़के की तालीम सिर्फ़ एक लड़के की है और एक लड़की की जो तालीम है वो पूरी की पूरी एक ख़ानदान की तालीम है, पूरी की पूरी एक नस्ल की तालीम होती है। लड़की की तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक फ़ीमेल की जो एजुकेशन है वो एक लड़के से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जो इस्लामी तालीमात के मुकाबले में देखा जाए, अगर इसके रोशनी में देखा जाए तो ये है कि मुसलमान बहसीयत मुसलमान मर्द और औरत बराबर हैं, ठीक है। दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर के हुकूक दिए हैं, तो तालीम उसका भी बुनियादी हक़ है। ओके जी, क्या दुनियावी तालीम माशरे की असल ख़राबी की वजह है? तो देखें, दीनी तालीम ये ज़हन में रखें कि जो दीनी तालीम है सिर्फ वही नहीं, जो दुनियावी तालीम है ये भी हमें एथिक्स सिखाती है, ये भी हमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताती है। तो इसके बारे में बिल्कुल नामुत्तफ़िक होना, अगर दुनियावी तालीम भी लोगों के पास हो, ठीक है ना, दुनियावी तालीम भी तो माशरे के अंदर बताती है कैसे उठना है, बैठना है, बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं, अखलाकियात क्या होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बताती हैं। तो अगर दुनियावी तालीम माशरे की असल वजह है तो ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये इसके अंदर नामुत्तफ़िक है। जिस औरत के यहाँ बेटी हो तो उसको तलाक दे देनी चाहिए। अब देखें ना, ये आपको ख़ुद ही समझ आ जाना चाहिए, आप माशाल्लाह समझदार हैं कि इसके बारे में आपने क्या राय देनी है। जिस औरत के यहाँ बेटी हो तो उसको तलाक देनी चाहिए, तो ये इस पे नामुत्तफ़िक है, डी उसको लिखें। यार बेटी भी तो अल्लाह ताला की एक रहमत होती है, बेटी होगी तो अगली नस्ल परवान चढ़ेगी ना। तो इसलिए ये कह लें कि एक इसके बारे में बड़ा आपका क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि ये बिल्कुल नामुत्तफ़िक है। कत्ल किस सूरत में जायज़ है? तो भाई कत्ल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, इसका सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। बदले की सूरत में भी जायज़ नहीं है, गैरत की सूरत में तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दूसरे फ़िरके की सूरत में तो फिर देखें वही बात आ गई, बात फ़िरके की आ गई, तो इसको ज़हन से निकाल दें।
ये क्वेश्चन बार बार आपके वहाँ पे रिपीट होने, बार बार रिपीट होंगे वहाँ पे, तो इसलिए इसको जहन से निकालने किसी भी सूरत में कत्ल जायज़ नहीं है। ओके जी, फ़िरके की मोहब्बत में आप किस हद तक जाएंगे? देखें जी, फिर क्वेश्चन आ गया फ़िरके के हवाले से। हर हद तक जाऊंगा, दलाइल दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं फ़िरका वारियत से बालातर हूँ। दैट इज़ द बेस्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है जी, फ़िरका वारियत से बिल्कुल बालातर है। हर हद तक जाऊंगा, ये भी गलत है, शिद्दत पसंदी आ गई। दलाइल दूंगा, मैंने आपको पहले कहा आप सियासी मामलात में और फ़िरका वाराना मामलात में किसी को दलाइल नहीं दे सकते, किसी को कायल नहीं कर सकते। ओके जी, कि आप अपने बेटे को बड़े होकर आलम दीन बनाएंगे, यहाँ पे ये सीन में रखें। इसका जो बेस्ट आंसर है वो पहले देख लें, वो क्या जी, कोई राय नहीं, इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं। क्यों? अभी बच्चा छोटा है, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो उसकी अपनी जहन की कैपेबिलिटी है, उसका अपना माइंड सेट है, वो किधर जाना चाहिए, वो जो करना चाहेगा उसके ऊपर मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो आलम दीन के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता जी, मैं उसको आलम दीन बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। ठीक है, ये आपका बेस्ट आंसर होगा, ये जहन में रखिएगा। क्या शादियाँ धूमधाम से होनी चाहिए? तो ये नाम तो फिक हूँ इस पर जी, कि शादियाँ जो है ना वो जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है सादगी है। तो इस्लाम सादगी को पसंद भी करता है, और आपको शादियाँ जो है ना वो बिल्कुल सादगी से करनी चाहिए। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है कि इसको सादगी से करना चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन की थोड़ी सी तरतीब अभी चेंज होगी। क्या है जी, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। वो क्या है जी, कि लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। अब देखें, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत कम अच्छा लगता है, ना होने के बराबर, अक्सर औकात। अगर लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है, इट मीन आप अच्छे बंदे हैं, आप गुड हैं, आप लोगों का ख्याल करते हैं, आप लोगों के बारे में जो है ना वो कॉन्शियस होते हैं, उनकी मसाइल दूर करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, तो आपको लोगों को आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये बेसिकली क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से होंगे, कि आपकी पर्सनैलिटी या आपकी साइकोलॉजिकल कैफियत क्या है। आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं। अब देखें जी, अगर एक बंदा जल्दबाजी करता है, इसका मतलब वो जल्दबाज है। तो जल्दबाज लोग जो हैं वो फोर्सेस के अंदर काबिल कबूल नहीं है, वो फोर्सेस के अंदर उनकी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती। तो आप फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करते, तो आपने इसमें क्या करना है, ना होने के बराबर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, यानी ना होने के बराबर मैं इसमें जल्दबाजी करता हूँ। यानी मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से, तसल्ली से, सुकून से सारे मामलात करता हूँ। अगर मुझे दूर भेजा जाए तो मुझे दुश्वारी होगी। अब देखें जी, आप फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं, आपको घर से दूर भेज दिया, तो आप कहेंगे जी कि लो जी मैं तो मर गया जी, ये हो गया वो हो गया। ऐसे नहीं करना, आपको ना होने के बराबर दुश्वारी होगी, आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। फोर्सेस में जब आप आ गए हैं तो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन याद रखें, जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा आपने वहाँ पे जाना है, और बड़े थोड़े वक्त के लिए आपको वो जो आपका टाइम होगा, वो टाइम ड्यूरेशन आपका बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। तो अगर आपको दूर भेजा जाएगा तो उसमें आपको दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया जी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की तरतीब समझ आ रही होगी। मैं गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ। देखिए, गुस्सा आना नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको कोई पूछे कि मुझे आपको गुस्सा आता है, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट आपसे पूछती है या पूछता है, आप कहें जी, वो आपसे पूछे जी गुस्सा आता है, आप कहें जी मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप एबनॉर्मल हैं। गुस्सा आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दें। तो इसमें क्या है जी, गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ, तो ये ना होने के बराबर है। कभी कभार कभी हो गया, जब कोई ऐसी कैफियत होती है बंदे पे, तो अदरवाइज़ आपने इसके ऊपर आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ना होने के बराबर। ओके जी, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें जी फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्सेस में लोग इकट्ठे रहते हैं, यूनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, और टीम वर्क होता है। आप टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर ना तो यूनिटी है, ना आप टीम वर्क में काम कर सकते हैं, ना आप फोर्सेस के लिए काबिल कबूल हैं। तो फोर्सेस के अंदर वही लोग काबिल कबूल होते हैं जो लोगों के साथ इकट्ठा रहना चाहते हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये ना होने के बराबर है। ये भी इसका आंसर क्या होगा जी, ना होने के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन होगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होगा, ये सारे के सारे एक ही टेस्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने सम अप किए हुए हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको इनकी समझ आ रही होगी। ओके जी, मेरे जहन में बातें नहीं रहती। अगर आपके जहन में बातें नहीं रहती तो इसका मतलब है कि जी आप तो भुलक्कड़ आदमी हैं, आपकी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो इस तरह के लोग भी फोर्सेस के अंदर काबिल कबूल नहीं हैं। तो इसका भी जो सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका, वो क्या होगा जी, ना होने के बराबर। मेरे जहन में बातें नहीं रहती, ना होने के बराबर। क्या आप क्या आप अपने आप को खुद एतमाद समझते हैं? बिल्कुल जी, आपको अपने आप पर बहुत खुद एतमादी है आप सबसे ज़्यादा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फोर्सेस के अंदर अगर आपको एतमाद होता है तो वो अपने आप पे होता है कि यस आई कैन डू।
ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा कि आपको ख़ुद पर एतमाद है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? बहुत ज़्यादा, यानी ए इसका आंसर होगा। तो आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। अगर आपको अपने आप पर एतमाद नहीं तो फिर किसको आपके ऊपर एतमाद होगा? ठीक है जी। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा, यानी अपने आप पर है। अच्छा जी, क्या जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी कि आप अपने आप में कोई कमी महसूस करते हैं तो आपने इस पे ये कहना है कि ना होने के बराबर, यानी आपको अपने आप में कोई कमी महसूस नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिज़िकली, मेंटली, हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। आपने ना तो कभी इस सेंस में चीज़ों को देखा है, आपसे अगर इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन भी कर लिया जाए तो आपने तब भी इसका आंसर यही देना कि कभी मैंने इस नज़र से अपने आप को देखा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। कि आप पब्लिक प्लेस पर जाना पसंद करते हैं? अब देखिए, पब्लिक प्लेस पे जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे जो है ना वो हुटिंग के लिए जाते हैं, किसी को छेड़ने के लिए जाते हैं। आप वहाँ पर जाते हैं सैर करने के लिए, या वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप इस पे जाते हैं, अक्सर औकात जाते हैं, आप पब्लिक प्लेस पर जाना पसंद करते हैं। अक्सर औकात, बहुत ज़्यादा नहीं इस पर आपने कहना है, इसमें आपने कहना है अक्सर औकात। ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल ग्रोथ और जो आपकी साइकोलॉजी है ये बेसिकली उनको चेक किया जा रहा होता है यहाँ पे। ठीक है जी। आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरते हैं? यस। देखें अब क्वेश्चन क्या है, लोग उम्मीद किस पे लगाते हैं? जो काम करता है। तो आप लोगों की उम्मीद पर बहुत ज़्यादा पूरा उतरते हैं, यानी जो लोग आप पे उम्मीदें लगाते हैं, जिनको होता है कि यार आपने ये मेरा काम आप कर सकते हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो तब भी लोग आपके साथ उम्मीद लगाएंगे ना। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। उसके बाद है जी, आप खुद गर्ज हैं। तो ये आप इस पर लिख दें कि बहुत कम, यानी खुद गर्जी का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते। आप समझते हैं कि जो मेरा काम है, मेरी चीज़ है, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है ना। या आप अपने मफाद को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्या करना है जी कि बहुत कम, यानी आपके अंदर जो खुद गर्जी है वो बहुत ही थोड़ी है, बहुत कम है। क्या आप हकीकत पसंद है? जी, तो इसका जो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट आंसर इसका होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। यानी हकीकत का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपकी सोच क्या है, आप क्या समझते हैं, आपकी सोच क्या है, तो वो हकीकत पसंदी के अंदर आ जाती है। मैं जैसा हूँ खुश हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे भी हैं आपको खुश होना चाहिए, हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप जैसे हैं वैसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको भरपूर ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा आपका कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर खुश हूँ। तो ये आपका इसका जो है ना वो बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी। तो देखें इसमें जेंटलमैन आपकी पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो भी यहीं के इसी एक ही टेस्ट के अंदर लिया जा रहा है कि क्या आप अपना होमवर्क बाकायदगी से करते हैं। अब देखें, जो बंदा रेगुलर है, जो बंदा ज़िम्मेदार है, वो अपना काम भी करेगा, वो अपना होमवर्क भी करेगा और बाकायदगी से करेगा। ये नहीं कि कभी कभार कर लिया, कभी कभार नहीं किया। तो ये इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उन क्वेश्चन के ऊपर हमने लॉजिकली हर क्वेश्चन को हमने अलग अलग से डिस्कस किया और उस पर वजाहत के साथ आपको समझाया है। क्या आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है? इस क्वेश्चन को आप देखें फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरों के साथ मतलब टीम वर्क है। जब आपने फोर्स में जाना है तो वहाँ पर बेशुमार लोग होते हैं, टीम वर्क होता है, आपका काम चल रहा होता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। वन मैन आर्मी नहीं होते, आपने लोगों के साथ वर्क करना है, लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना है। तो जब वहाँ पे आपने काम करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसका जो है ना वो दूसरों के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है। ठीक है जी। इसका जो बेस्ट आंसर होगा, कि आप अपने बड़ों की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी समझते हैं। बड़ों की मर्ज़ी का मतलब ये है कि आपके सीनियर ऑफिसर, यहाँ पे ये समझें, अगर आपके सीनियर ऑफिसर आपको एक काम करने का ऑर्डर देते हैं तो आपने उसको करना है। आपके वालिद साहब हैं, वो आपको एक काम करने का कहते हैं तो आपने वो करना है। आपकी वालदा हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो वो आपको एक काम करने का कहते हैं तो आपने वो करना है। ठीक है ना, ये जहन में रखें। ओके जी। तो आप उसको अपनी मर्ज़ी समझते हैं। ठीक है जी। इसको आप क्या कहते हैं जी? बहुत ज़्यादा। उसको इसका बेस्ट आंसर होगा ए। आपने सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला। देखें, मैंने जैसे पहले कहा, आपसे साइकेट्रिस्ट पूछे कि आपको गुस्सा आता है, आप कहें जी मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, इसका मतलब आप एबनॉर्मल है, आप नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान की निशानी है कि उसको गुस्सा आता है। अब ऐसे ही है झूठ के ऊपर भी।
अगर झूठ की बात हो रही है तो झूठ का मतलब ये है कि आपको झूठ बोलना, ज़िंदगी में झूठ तो बोलना पड़ता है, कभी कभार हो जाता है, बंदा ना चाहते हुए भी झूठ बोल जाता है। तो ये नहीं कहना कि मैंने कभी बोला ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपने मुहतात रहना है। क्या दूसरों के मशवरे को खुशी से मान लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखें, मशवरा बंदा कब दूसरे से लेता है? जब उसको खुद समझ नहीं आ रही होती। तो दूसरे से मशवरा लेने का मतलब ये है कि आप दूसरों की राय को भी तरजीह देते हैं। अगर आप दूसरों की राय को तरजीह देते हैं तो तब भी दूसरों से मशवरा ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा। आप इसको अक्सर औकात पे भी कर सकते हैं। मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्तों की नज़र में बहुत अहम है। देखें, आपके जो दोस्त हैं डेफिनेटली, अगर आप अपने दोस्तों के रिश्तेदारों को अहमियत देते हैं तो आपके दोस्त वो भी आपके रिश्तेदारों को अहमियत देंगे डेफिनेटली। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपके दोस्त भी अच्छे होंगे, और आपके दोस्त जो होंगे वो आपके रिलेटिव्स को ऑटोमेटिकली तरजीह देंगे। तो आपने इसमें क्या कहना है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके ये बेसिकली जो आपकी कंपनी होती है, जो दोस्त आपके साथ उठ बैठ रहे होते हैं, ये उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कह लें कि आपको समझ भी नहीं आ रही और आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर भी की जा रही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके दोस्तों के हवाले से आए तो उस पर भी ज़हन में रखिएगा। झूठ नहीं बोलना और फ़िरकावारियत के ऊपर बात नहीं करनी, इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। अच्छा जी, दूसरा उसके बाद क्या है जी कि मुझे दूसरों के एहसास समझने में आसानी होती है। देखें, दूसरों की फ़ीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों की फ़ीलिंग्स को समझ रहे हैं तो आपको ज़िंदगी के मामलात बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है जी। आपको ज़िंदगी के मामलात में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हमारे ये टेस्ट ख़त्म होते हैं। जेंटलमैन, आपको समझ आ गई। मैंने हर क्वेश्चन को बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे सेट किया है, और आप देखें इसकी ग्राफिक्स को भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की दिलचस्पी के लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी तो इसको कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। हमने कोशिश की है कि आपको बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो आपका जो BRS टेस्ट है उसको मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। ओके जी, अब BRS टेस्ट तो आपका हो गया। अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, वर्बल और नॉन वर्बल की, तो उसकी भी हमारे इस चैनल के अंदर हमने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। तो आप वहाँ पे भी हमारे चैनल को जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो बेसिकली जेंटलमैन, ये जो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर लोगों ने 5-5, 10-10 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश थी कि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर दूं, ताकि आपको समझने में और देखने में और चीज़ों को याद करने में मुश्किल ना हो। जिस तरह से आपने देखा कि BRS टेस्ट है, लॉजिकली मैंने हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सिलेक्शन इंशाल्लाह यकीनी होगी। उसके बाद ये है कि जब आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के अंदर जाते हैं तो आपका डेफिनेटली एक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट के ऊपर आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है, बड़ा फोबिया होता है, बहुत लोग परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं इसके अंदर क्या होता है। तो आप देख लें, इस वीडियो के अंदर भी मैंने पूरे का पूरा एक सेट आपको डिटेल के अंदर दिया हुआ है। आपको आसानी होगी इंशाल्लाह पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद, इनिशियल मेडिकल के बारे में भी और फाइनल मेडिकल के बारे में भी, ठीक है जी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस वीडियो के एंड तक देखा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।